हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा लास्ट हेड रह गया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, जो भी आपके अनलिमिटेड सोर्स है इनकम कमाने के, वो 5 हेड में, इनकम टैक्स में 5 हेड में आते हैं। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा इनकम टैक्स का लास्ट हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, हम लोगों ने अब तक 5 हेड में से 4 हेड कंप्लीट कर लिए। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, पीजीवीपी और अदर सोर्सेज। हर एक हेड का एक चार्जिंग सेक्शन था जो इसको बता रहा था कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अब हम बात करें अदर सोर्सेज वाले हेड की, तो अदर सोर्सेज में सेक्शन 56(1) क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी इनकम जो आपकी इन 4 हेड में ना आ सकी, प्लस स्पेसिफाइड इनकम जो अदर सोर्सेज में ही आनी है, वो वाली इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मानी जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो हेड है वो है रेसिडरी हेड, मतलब कोई भी इनकम आपकी इन चारों हेडों में नहीं आ पाई, वो आपकी कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। कहने का मतलब ये है, सर छोड़ेंगे हम बिल्कुल भी नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे हर जगह से। आपकी इनकम तो टैक्सेबल होगी, चाहे किसी भी हेड में हो। इसे रेसिडरी हेड कहते हैं, मतलब कुछ भी बच गया, कुछ भी कचरा बचरा कुछ भी बचा वो सब इधर ही आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एग्जाम्पल देख लो इसकी। भाई एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और आप शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो उस केस में आपका सेक्शन 1034 में एग्जाम्प्ट होगा 10 लाख तक। अगर ये डिविडेंड किसको मिल रहा है? अगर ये डिविडेंड मिल रहा है इंडिविजुअल और एचयूएफ को जो रेसिडेंट है, उसके केस में 10 लाख का एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है 10% के हिसाब से। सेक्शन आ चुकी है 115 बी बी डी, ये एक नई सेक्शन है जो आप पर टैक्स लगाती है 10% का। मतलब अब डिविडेंड, पहले डिविडेंड जितना ही मिलता था एग्जाम्प्ट होता था, तो भैया गवर्नमेंट ने देखा ऐसा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग ने इसमें टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कंपनी जो शेयर होल्डर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में रिकवर करती है, जिस पर मात्र 15% का टैक्स देना पड़ता था। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा ना होने देंगे हम। अब तो भैया जो भी बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं उसके हैंड में अगर 10 लाख से ज्यादा रिसीव हो रहा है, क्या कहते हैं, डिविडेंड, तो वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल एनएचयूएफ के केस में है। और इसके अलावा अगर किसी को मिल रहा है वो भी रेसिडेंट, इसके अलावा किसी डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड अगर किसी को मिल रहा है तो उसके केस में क्या है? एग्जाम्प्टेड है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? 10 लाख तक तो हर एक केस में एग्जाम्प्टेड है। सर बात समझ में आ गई? क्लियर है? और अगर डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो वो भी क्या है? एग्जाम्प्टेड है 1035 में। अगर कंपनी है, कंपनी को आपको पता है कंपनी को इनकम टैक्स के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है जो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसकी रेट है 15%, जिस पर सरचार्ज और हेल्थ और ऐड होगा। उसके बाद में एक इफेक्टिव रेट निकल के आएगी। इसके अलावा ये हेल्थ एजुकेशन सरचार्ज कितना है? 12% का है, ये 4% का है। ये आपका और निकलेगा टैक्स के रेट पर, उसके बाद में आपकी रेट आएगी इफेक्टिव। हाउएवर डिविडेंड जो एनपीएस टेस्ट को पे हो रहा है उसके केस में नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सर बात समझ में आ गई? और क्या एग्जाम्पल है? सर एग्जाम्पल ये है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आपने लॉटरी में कुछ जीता, गैम्बलिंग में जीता, बैटिंग में जीता, कार्ड गेम्स में जीता, कार्ड गेम्स में जीता, शोज में जीता, हॉर्स रेस में जीता, क्रॉस वर्ड्स में जीता, पजल्स में जीता। इसमें आपने अगर रुपए जीती है तो भैया 115 बीबीई कह रही है कि भैया 30% फ्लैट रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको डिडक्शन किसी एक्सपेंस की मिलेगी नहीं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी माना जाएगा, अदरवाइज अदर सोर्सेज का पार्ट माना जाएगा। क्या चीज? इंटरेस्ट, तो आपको सिक्योरिटी मिल रहा है। और अगर एनी एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई भी खर्चा कर रखा है इंटरेस्ट को कमाने के लिए, वो सेक्शन 57 में उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सेक्शन 57 में आपको डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 56 में आपको इनकम मानी जाती है, सेक्शन 58 में कौन से एक्सपेंसेस है जिसके आपको डिडक्शन नहीं मिलती। तीन ही सेक्शन है।
मोटा मोटी। अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो जो आपकी क्या है, जो यूनिट जो ट्रेडेड हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, और किसके द्वारा रिसीव हो रहा है वो इंटरेस्ट, एनआर के द्वारा, तो उस केस में क्या है, वो इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्प्टेड है। सर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सेक्शन 10 क्लॉज 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एग्जाम्प्टेड 3500 रुपए तक। अगर ज्वाइंट होल्डर अकाउंट है तो भैया इंटरेस्ट एग्जाम्प्टेड है 7,000 तक। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम्प्टेड है 10 क्लॉज 11 के अंतर्गत। बात समझ में आई या नहीं आई? इनकम फ्रॉम लेटिंग एंड मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, अगर इस चीज का बिजनेस आपका नहीं है तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। अगर ये सब करना आपका बिजनेस है तो आपकी बिजनेस इनकम में आएगी। सर बात समझ में आई या नहीं आई? एक ओनर है जिसके पास में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसने उसको रेंट पे उड़ा दिया, और जिसको रेंट पे उठाया उसने भी उसको रेंट पे उड़ा दिया, तो भैया ये ओनर के हैंड में तो जो रेंट होगा रिसीव होगा उसको तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिले जाएंगे। लेकिन टेनेंट है, उसको अगर जो रेंट में रिसीव हो रहा है वो कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास में ओनरशिप नहीं है। सर बात समझ में आई या नहीं आई? छठा पॉइंट से क्या है, मतलब ये टॉपिक वाइज समझ लो आप। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एम्प्लॉयर अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का क्या करता है, की मैन इंश्योरेंस करता है, मतलब वो इंपॉर्टेंट बंदा होता है उनका इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट मैच्योरिटी के बाद में किसको मिल रही है, एम्प्लॉयर को मिल रही है, तो वो उसका पीजीबीपी का एम्प्लॉयर को मिल रही है तो वो पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। अगर वो हिमसेल्फ किसको मिल रही है, एम्प्लॉय को मिल रही है, तो सैलरी की इनकम मानी जाएगी। अगर भैया उनकी फैमिली को मिल रही है तो वो अदर सोर्सेज का पार्ट मानी, किसकी फैमिली को, एम्प्लॉय की फैमिली को। सर बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एंड इनहांस कंपनसेशन, ये क्या है, कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन हो चुका है असेट्स का, है ना, कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ने कर दिया असेट्स का, और उस पर क्या मिलता है आपको, कंपनसेशन मिलता है उस असेट्स के बदले में। तो भैया इस केस में क्या कहा है, इस केस में कहा है कि भैया कंपनसेशन चूंकि आपको लेट मिला हुआ है उस पर आपका इंटरेस्ट बनता है, तो इंटरेस्ट जो बनता है वो आपको कहा जाएगा जो टैक्सेबल होगा, चाहे वो इनहांस कंपनसेशन में मिला हो चाहे वो कंपनसेशन में मिला हो, वो आपका जाएगा अदर सोर्सेज में। जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो अदर सोर्सेज में जाएगा, बाकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो आपकी कैपिटल गेन में जाएगी। और इस पर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 50% इंटरेस्ट की मिल जाएगी आपको रिडक्शन, जो भी आपको जितना आपको रिसीव होगा। और ये याद रखना टैक्सेबिलिटी कब राइज होगी, जब इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, ड्यू पे नहीं, रिसीव पर टैक्सेबिलिटी राइज होगी। सर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब आपका एडवांस अमाउंट फॉरफिटेड, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऐड कर दिया है कि भैया कोई भी आपका अमाउंट जो आपने फॉरफिटेड कर लिया किसके अगेंस्ट में, कैपिटल असेट्स के अगेंस्ट में। आपने कॉन्टेक्ट किया था कैपिटल असेट्स को बेच लेगा किसी डेट पर, उसके बदले में आपने क्या कर लिया, अमाउंट रिसीव कर लिया, अब आपका वो कॉन्टेक्ट हो गया कैंसिल, किसी भी वजह से हुआ हो, सही है, आपने अमाउंट क्या कर ली, फॉरफिटेड, तो भैया फॉरफिटेड कर ली, तो जैसे आपने आपने फॉरफिट करी उसे आप कह दे दो, टैक्स दे दोगे, कहाँ यहाँ का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर बात समझ में आई या नहीं आई? नंबर पॉइंट क्या है, नंबर पॉइंट ये है भैया, ये बताओ शेयर प्रीमियम, आप क्या हो, एक प्राइवेट कंपनी हो, कौन सी हो, प्राइवेट कंपनी, आपने क्या करा है, अपने शेयर इशू करे हैं प्रीमियम पर, शेयर इशू करे हैं किस पर, प्रीमियम पर, और वो जो आपका इशू प्राइस है, शेयर इशू प्राइस है, वो आपका फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का है। तो शेयर इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू तो ज्यादा जितना डिफरेंस है वो आपको क्या क्या माने हैं, कंपनी के एंड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माने जाएगा। सर बात समझ में आई या नहीं आई? कौन सी कंपनी केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में, कौन सी कंपनी केस में, प्राइवेट कंपनी केस में, जो क्लोजली हेड कंपनी नहीं है, जो क्लोजली हेड कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है। सर बात समझ में आ गई? क्लियर है? 10वां पॉइंट क्या है कि भैया कोई भी आपको क्या है, किसको, दो लोगों को, फर्म को और प्राइवेट कंपनी को क्या मिले हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर मिले हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया आपने, उस शेयर जो आपको मिले हैं उसके बदले में फर्म ने और प्राइवेट कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो उसकी अगर शेयर की वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर कुछ दिया है लेकिन इनएडिक्यूट दिया हुआ है, इनएडिक्यूट से मतलब ये कि भैया आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम दिया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जितना दिया है ना, जितना आपने कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन जितना आपने दिया है उस शेयर को खरीदने के लिए, तो डिफरेंस आएगा वो 50,000 से ज्यादा होगा, तो फुल्ली अमाउंट आपकी क्या होगी, टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये वाला जो प्रोविजन है वो अमलगमेशन और मर्जर पे नहीं लगता है, सर बात समझ में, डीमर्जर पर नहीं लगता है। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्रॉस एक्ट, ये क्या है भैया, ये 3 केस बताता है आपको, अगर आपको मनी मिला ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कितने भी लोग थे 50,000 से ज्यादा गिफ्ट के रूप में, तो भैया फुल्ली आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर बात समझ में आई क्या नहीं आई? इनकम फ्रॉम अदर में सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई मूवेबल असेट्स मिली है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, और मूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए, शेयर सिक्योरिटी और जो चैप्टर कैपिटल गेन में
कुछ स्पेसिफिक जो पर्सनल मूवेबल असेट्स थी, जिसको उन्होंने क्या मान लिया, जिसको आपका कैपिटल असेट मान लिया, अगर वो आपको मिला हुआ है तो वो आपका यहाँ पे आएगा मूवेबल असेट। अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिला हुआ है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। सर बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपने कुछ पैसा दिया हुआ है लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू आपके दिए हुए पैसों से ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू आपके दिए हुए पैसों से ज्यादा है, उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो आपके केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माना जाएगा। सर बात समझ में आई या नहीं आई? इसको एक एग्जांपल से समझ लो। कैसे समझोगे भैया? आपकी कोई असेट्स आपने क्या करा है, 1 लाख रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, कोई आपको आपको असेट्स मिली है, अगर आपको रिसिपेंट को असेट्स मिली है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, ये याद रखना, आपको जो मिली, जो रिसिपेंट है, उसके एंड में एज अ कैपिटल मिलनी चाहिए, कैपिटल असेट मिलनी चाहिए। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में के एंड में मिली हुई है, तो भैया स्टॉक इन ट्रेड के केस में आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है कि आप कितना भी सस्ता माल परचेज करो, आप अपने बिजनेस के लिए कितना भी सस्ता माल परचेज करो, गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बेचोगे तो आपके केस में जो कॉस्ट होगी वो कम वाली दी जाएगी, जितने आपने आपने परचेज करा हुआ है। बात समझ आई नहीं? तो प्रॉफिट उसका ऑलरेडी पीजीवी में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? तो जो आपको प्रॉपर्टी मिली है 1 लाख रुपए, वो आपको एज अ कैपिटल रिसीव होनी चाहिए, और 50,000 से ज्यादा वैल्यू है तो भैया आपने इसके बदले में कुछ दिया नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो फुल्ली 1 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है, आपके केस में टैक्स मिल जाएगा। बात समझ आई है? अब आपके केस में 2 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, जिसको आपने 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया, मतलब 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हो गया है। अब 1 लाख रुपए चूंकि 50,000 से ज्यादा है, तो भैया ये वाला जो 1 लाख रुपए का पोर्शन है वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माना जाएगा, जो है सेकंड एग्जांपल। सर बात समझ में आई या नहीं आई? सर बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन होल्डिंग और सब्सिडी केस में ये वाले कोई प्रोविजन नहीं लगेंगे, ना उसके केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगी रिसिपेट के केस में, और ना वो ट्रांसफर माना जाएगा। सर बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अगर आपको सम रिसीव हुआ है, इन लोगों से सम रिसीव हुआ है, तो भैया आपके हैंड में वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, मतलब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैपिटल, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं माना जाएगा। सर किसके पैसा मिला? सर आपको पैसा पता है किससे मिला है? रिलेटिव से मिला है। आपको पैसा वो मैरिज पर मिला है आपकी, आपको पैसा अंडर अ बिल, अंडर द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ ए पेयर, जिस जो आपको पैसा दे रहा है उसको ये उम्मीद है कि भैया मैं निकलने वाला हूँ ऊपर, तो भैया मेरे निकलने के बाद पैसा आपका है, तो इस केस में जो पैसा मिलेगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं माना जाएगा। फ्रॉम लोकल अथॉरिटी से एज फंडेड फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ट्रस्ट जो 1023C में रजिस्टर्ड है, या कोई भी ट्रस्ट जो इंस्टीट्यूशन 12 में रजिस्टर्ड है, यदि इससे आपको पैसा मिल रहा है तो आपकी हैंड में टैक्सेबल नहीं है। सर बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने कहा था रिलेटिव से पैसा मिला हुआ है, तो रिलेटिव का मतलब क्या है भैया? रिलेटिव का मतलब है आप खुद इंडिविजुअल केस में उनका, आपके खुद की कह सकते हो आपके पति या पत्नी, ऐसा केस में भी आपके पेरेंट्स है ना, आपके ब्रदर एंड सिस्टर एवं और देयर उनके उनके देयर स्पाउस, इन जो रिलेटिव्स आपके ये आ गए, उनके स्पाउस मतलब उनके जोड़े मतलब अगर ये स्पाउस मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या हुए भाई, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर की आपकी क्या है, बहू भी, वो क्या मानी जाएगी, आपकी रिलेटिव मानी जाएगी, उनसे अगर आपको रिसीव होगा तो वो भी क्या है, एग्जाम्प्टेड रहेगा। बात समझ आ गई? सिस्टर के पति कौन होगा, जीजा जी से अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी एग्जाम्प्टेड है। सर बात समझ आई? और लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, मतलब ऊपर और नीचे वाला हिस्सा, मतलब आपको अपने पोते से कुछ मिला या आपको दादी से कुछ मिला, तो वो क्या है, आपके केस में गिफ्ट माना जाएगा, और वो टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माना नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं माना जाएगा। गिफ्ट क्या होगा, एग्जाम्प्टेड होगा, अगर आपको गिफ्ट किससे मिला हुआ है, अपने रिलेटिव से मिला हुआ है। सर बात समझ आ गई? अगर एचयूएफ है, एचयूएफ को अपने मेंबर से कोई चीज मिल रही है, गिफ्ट मिल रहा है, तो वो क्या है, टैक्सेबल नहीं है। सर बात समझ आ गई? सर बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सर बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब चलते हैं हम आगे। कोई भी लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी बात करी थी हमने दो चीजों की, किसकी की, मूवेबल एसेट्स की, और बात करी थी हमने कैश की। यहां बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेक्शन है 50C भी सेक्शन है, 43CA भी सेक्शन है, ठीक है। जो बेचने वाला है उसके हैंड में क्या है, 50C लगता है अगर वो कैपिटल असेट बेच रहा है, 43CA जब लगता है जब वो बेचने वाला है मूल प्रॉपर्टी, वो क्या है, उसका बिजनेस करता है, तो बिजनेस के केस में ये वाला सेक्शन लगेगा। अगर वो आपके हैंड में मूल प्रॉपर्टी ऐसा कैपिटल असेट है तो ये वाला लगेगा। सर ये दोनों सेक्शन कहते क्या है? सर ये दोनों सेक्शन ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, आप हमें उल्लू नहीं बना सकते,
अगर वहां की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सरकारी वैल्यू उतनी है तो आपने सरकारी वैल्यू से कंपनी पे नहीं बेचा होगा। हमें उल्लू मत बताओ, हमें उल्लू मत बताओ। आपने तो ये प्रॉपर्टी जो सरकारी रेट है उससे ज्यादा के में ही बेची होगी या उतनी बेची होगी। आप हमें उल्लू नहीं बता सकते। मतलब हम तो आपकी ये वाली वैल्यू मानेंगे जो सरकारी वैल्यू होगी कि आपने सरकारी वैल्यू पे बेचा हुआ है, चाहे आपने वो कम पे क्यों ना बेचा हो। सर बात समझ में आ गई? चाहे वो आप ऐसा कैपिटल सर बेचो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप क्या बेचो, ऐसा स्टॉक इन ट्रेड बेचो। सर बात समझ में आ गई? यही कहना चाह रहा है ये बंदा, यही कहना चाह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहा है। और जो रिसिपेंट है उसके हैंड में कब टैक्सेबल होगी? वो उसके हैंड में तभी टैक्सेबल होगी जब भैया उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है किससे? कॉन्सिडरेशन से। मतलब उसका बेनिफिट हो गया, जो पैसे दे रहा है रेसिपेंट, जो पैसे दे रहा उसका बेनिफिट हो गया। तो जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा का है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माना जाएगा। सर बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये वाला एग्जांपल कर सकते हो, समझ सकते हो आप, आराम से समझ में आ जाएगी आपको। सेक्शन 43 सी मैंने आपको 3 सी मैंने आपको बता दिया। 10% का फ्लैक्चुएशन ले सकते हैं। अगर जो आपका कंसिडरेशन है उस पर 10% ऐड करो, वो आपके किसके बराबर है? वो आपका या तो उसके कहते हैं जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है या उसके बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कम हो गया, अगर कम हो गया मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका कंसिडरेशन उसमें 10% ऐड करा, आपका कंसिडरेशन 100, उसमें 10% ऐड करा 110, जो कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 120 से क्या है? कम है। तो उस केस में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा है। किसका डिफरेंस? किसका डिफरेंस? कंसिडरेशन जो आपने दिया है और जो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, इसका डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो क्या माना जाएगा? वो आपके केस में गिफ्ट माना जाएगा और वो आपके केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माना जाएगा, टैक्सेबल होगा। कब होगा? जब जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा होगा। सब बात समझ आ गई? ये किसके हैंड में? रिसिपिएंट के हैंड में। रिसिपिएंट के हैंड में तो पेमेंट कर रहा है भाई। पेमेंट गवर्नमेंट कह रही है आपको तो 120 का करना चाहिए था, आप कर रहे हो 100 रुपीज का, आप तो कम कर रहे हो। तो जो इसका डिफरेंस है वो कितना है? 20 रुपए। जो कि इसमें अगर मैं 10% ऐड कर दूं तो 110 बैठता है, उससे भी ज्यादा डिफरेंस है। तो भैया इस केस में चूंकि वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा की है तो भैया ये क्या हो जाएगी? टैक्सेबल होगा। ये डिफरेंस जो है वो 50,000 से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा। किस किस के बीच का? फेयर मार्केट वैल्यू मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कॉन्सिडरेशन, अगर आपने वो कॉन्सिडरेशन दिया है तो इसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है। इसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है। इसका डिफरेंस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सर, इसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है, आपको 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। उस केस में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मानेगा। लेकिन तब जब 10% से ज्यादा का फ्लक्चुएशन होगा, 10% से ज्यादा का फ्लक्चुएशन होगा एसडीबी स्टेट क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। सर बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई आपके? अब हम बात करते हैं अदर सोर्सेज की, अदर सोर्सेज की और एग्जांपल की कि सम अदर इनकम टैक्सेबल आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे डायरेक्टर को फीस मिली है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन लैंड हो गया, लैंड फ्रॉम लैंड हो गया, सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, कैजुअल इनकम हो गई, रॉयल्टी इनकम हो गई, अनडिस्क्लोज इनकम हो गई, फैमिली पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर हो गए, है ना, एग्जामिनेशन फीस रिसीव बाय द टीचर हो गया। तो ये क्या है? ये हॉरोरेरियम हो गया। तो ये क्या है? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माना जाएगा। सर बात समझ आ गई? 57 में आपको कुछ डिडक्शन मिल जाती है एक्सपेंसेस की। सर कौन सी डिडक्शन है एक्सपेंसेस की? अगर आपको फैमिली पेंशन मतलब रिटायरमेंट, जिसका रिटायरमेंट हुआ उसको नहीं मिली, वो ऊपर निकल लिया, उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, तो फैमिली को जो पेंशन मिल रही है एक्चुअल पेंशन में से घटा दो। इन दोनों में से जो लेस है, क्या दोनों में से लेस है? मतलब 15,000 रुपए या फिर 1/3 ऑफ सच पेंशन, इन दोनों में जो लेस होगा वो घटा दोगे आप एक्चुअल किससे? एक्चुअल पेंशन। इसलिए आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। और भी किसी तरीके के एक्सपेंसेस जो आपको इनकम कमाने के लिए, आपने इनकम कमाने के लिए करी है, जैसे रिपेयर का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, प्रीमियम का हो गया, डेप्रिसिएशन का हो गया, ये अलाउड होंगे अगर आपने इनकम कमाने के लिए क्या हुआ है? आपका ये सब खर्चा हुआ है। क्लियर? अदर एक्सपेंसेस जो आपने इनकम को कमाने के लिए खर्च करें, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट पर्सनल एक्सपेंडिचर, वो आपकी क्या हो जाएंगे? वो आपको क्या मिल जाएंगे? आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 58, सेक्शन 58 में क्या है? सेक्शन 58 में ये है, ये बताया गया है कि भैया कौन कौन से एक्सपेंसेस की आपको रिडक्शन हम नहीं देंगे। सर कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस। भैया पर्सनल है तो आपको क्यों दे रिडक्शन? या फिर आपको कुछ टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने सैलरी आउटसाइड इंडिया पेड करी जिसमें टीडीएस ने काटा, बेस्ट टैक्स रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? आप नो एक्सपेंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बिलिंग फ्रॉम लॉटरी एंड गैम्बलिंग।
अगर लॉटरी वगैरह से कोई इनकम हो रही है तो उसके केस में ढिल्ला पर आपने कितना भी खर्चा कराओ डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी इनकम आपकी एग्जाम है, जब इनकम ही एग्जाम है तो उस पर करने वाले खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक्सपेंस और अर्निंग इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑर्डर्स अलाउड, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सर बात समझ आ गई। अब ये आपका है डीम्ड डिविडेंड। एक तो था भैया गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब कंपनी क्या कर रही है, एक्चुअल में डिविडेंड दे रही है, उसके में क्या देना पड़ रहा है उसको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब जो कंपनी है चला, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कह रही है डिविडेंड तो बांटूंगी नहीं मैं, उसके बदले में इनडायरेक्टली मैं आपको बेनिफिट दे दूंगी। तो गवर्नमेंट कह रही है चालाकी मत दिखाओ मुझे, सेक्शन 222 लेके आई है गवर्नमेंट और कह रही है चालाकी मत पढ़ो, आप जो पैसा दोगे किसको, शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट दोगे तो वो तो हम आपका डिविडेंड मानेंगे। सर किस रूप में बेनिफिट देंगे, अगर आप कोई अपने शेयर होल्डर को असेट्स दे रहे हो, खामा खाई में असेट दे रहे हो, तो जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उतने प्रॉफिट तक का आपको क्या माना जाएगा, चाहे वेदर वो कैपिटलाइज्ड और नॉट, आपने कैपिटलाइज किया हो या ना किया हो, वो आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। आप शेयर होल्डर हम मत बनाओ कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचना चाह रहे हो तो नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, आपको क्या माना जाएगा, वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। सर बात समझ आ गई। कंपनी हैज टू पे डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 222A 222B। आपने डिवेंचर स्टॉक क्या है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट किसको इशू करे हुए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू करे हुए, गवर्नमेंट कह रही है भैया इसको तो हम मानेंगे डीम्ड डिविडेंड। सर मैं वैल्यू ऑफ शेयर, जो भी शेयर दिए डिवेंचर दिए और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो भी आपका होगा वैसे कैपिटलाइज और नॉट, ये क्या माना जाएगा, आपकी केस में क्या माना जाएगा भैया, मतलब कंपनी केस में क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी डिविडेंड दिया हुआ है और वो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा करना पड़ेगा। अगर लिक्विडेशन के 222C, अगर लिक्विडेशन के टाइम में असेट्स का वितरण हुआ है तो उस केस में मनी और शेयर मार्केट वैल्यू, ये तो शेयर का कंसिडरेशन माना जाएगा, माइनस जिसको हमने डीम्ड प्रॉफिट मान लिया, मतलब डीम्ड डिविडेंड मान लिया है, उसको घटा देंगे, नेट आपका सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, जो आपको क्या मिला है, जो शेयर के बदले में आपको पैसा मिला हुआ है। भाई ये कह रहा है जब आपका लिक्विडेशन होगा, कंपनी शेयर होल्डर का लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन के टाइम में आपको कुछ मिलता है, पैसे मिलते हैं, असेट्स मिलती है, तो ये कह रहा है जो आपके शेयर है उसके एंड में सेल कंसिडरेशन क्या माने, तो सेल कंसिडरेशन मानोगे भैया, क्या मानोगे, जो आपको पैसा मिला है शेयर होल्डर को वो वाला, प्लस जो उसको असेट्स मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको डीम्ड डिविडेंड हम लोग मानते हैं। जब भैया आपके केस में डीम्ड डिविडेंड हमने मान ही लिया है, डीम्ड डिविडेंड हमने आपके केस में मान ही लिया है, तो भैया डिविडेंड मांगे तो डीम्ड डिविडेंड कम कर लो, नेट आपको क्या माना जाएगा, शेयर होल्डर केस में वो क्या मानी जाएगी, कंसिडरेशन मानी जाएगी। सर बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर है। 222D, अच्छा शेयर होल्डर की कैपिटल का रिडक्शन कर रहे हो, उसके बदले में कुछ बेनिफिट दे रहे हो, तो ये आपका डीम्ड क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, मतलब इस पर क्या देना पड़ेगा, हमें टैक्स देना होगा। सर बात समझ आ गई। 222E ये क्या है, ये अलग तरीके के प्रोविजन है, यहाँ पर सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करी हुई है, कैपिटलाइज और नॉट कैपिटलाइज की बात करी हुई है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का जितना प्रॉफिट आपका, अगर आप क्या है, प्राइवेट कंपनी जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है क्या देती है, एडवांस देती है, लोन देती है किसको, शेयर होल्डर को, जिसके पास में होल्डिंग है 10% या उससे ज्यादा की, ठीक है, या एनी पर्सन को देती है, या एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ एज ऑफ शेयर होल्डर, तो क्या माना जाएगा, ये भी आपका क्या माना जाएगा भैया, ये भी आपका डिविडेंड मानेगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या टू एनी कंसर्न, या किसी कंसर्न को लोन दे रही है जो जिस पर शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% से ज्यादा की, 10% से ज्यादा की क्या होल्डिंग है, तो उस केस में ये आप उसको दिए हुए पैसा क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। मतलब शेयर होल्डर जो स्पेसिफाइड शेयर होल्डर है जिसके पास में ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग है, या उनको शेयर होल्डर के स्पेसिफिक शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए किसी और को पैसे दिया जा रहा है, या एक ऐसी कंसर्न को दिया जा रहा है जहां पर जो शेयर होल्डर है उनकी क्या है, उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या है, 20% या उससे ज्यादा। सर बात समझ आ गई, सर बात समझ आ गई। लेकिन 222E की केस में जो 15% का रिटर्न है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का, वो 222E की केस में कितना है, 30% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। If loan and given to in the ordinary course of business, then not deemed income. यदि आपने लोन दिया हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो आपका क्या मानेगा, वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स देन नॉट, तो उसको डीम्ड डिविडेंड हम लोग नहीं मानेंगे। सर बात समझ आ गई। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 115 हो
इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ग्रॉसअप का रेट दे रखा है कि ग्रॉसअप हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए ग्रॉसअप को, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको क्या पड़ाएगा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग। ये मैं आपको बताऊंगा। मेन फंडा ये है, क्या है कि भैया आप ना धोखा कर रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट जहां देखती है धोखा हो रहा है, माँ गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के मारती है, आपको पकड़ पकड़ के मारती है। इन दो जो आपका क्लॉज है, ये दो सेक्शन जो आपकी सेक्शन है 94(7), 94(8), इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दो टॉपिक ये रखा है और कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला हैड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कौन से नंबर पर, 9837773434। सर बात समझ आ गई, क्लियर है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दो टॉपिक हमारे रह गए थे, एक तो बोनस, एक तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग और एक बोनस स्ट्रिपिंग। ये है क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि डिविडेंड, सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, डिविडेंड स्ट्रिपिंग वाली। डिविडेंड की डेट क्लियर है डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब इस डिविडेंड की डेट से, जो डिस्ट्रीब्यूशन की डेट है जब आपको डिक्लेयर होने वाला है, इसके 3 महीने के अंतर्गत, 3 मंथ के अंतर्गत आप क्या करते हो, यूनिट या सिक्योरिटी परचेज कर लेते हो। और इस यूनिट को, जो रिकॉर्ड डेट, हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट, इस रिकॉर्ड डेट के 3 मंथ या 9 मंथ, एज द केस में भी, 3 मंथ सिक्योरिटी केस में देखेंगे, 9 मंथ देखेंगे आप यूनिट के केस में, आप इसको बेच भी देते हो और बेचने से आपको हो जाता है लॉस। क्या हो जाता है, लॉस। और यहां पे जो आपको डिविडेंड मिला, ये आपका एग्जेम्प्टेड, इस पर आपको टैक्स देना नहीं है। तो भैया गवर्नमेंट कह रही है ऐसा है कि चालाकी तुम आपको करने नहीं देंगे। डिविडेंड तो जो आपको इनकम हुई है वो तो कर लिया आपने एग्जेम्प्ट, और जो आपका लॉस हो रहा है इससे यूनिट और सिक्योरिटी से, उसको आप क्या करवा लोगे, सेटअप करवा लोगे आगे या करंट ईयर में। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया ऐसा ना करने देंगे, जितनी अमाउंट का आपका डिविडेंड है उतने अमाउंट का आपका जो लॉस हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेट लॉस आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। सर बात समझ में आई नहीं आई? इसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड स्ट्रिपिंग, है ना। धोखा मत देना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट चालाक है भैया, गवर्नमेंट आपकी सब नीति समझती है। डेट मैंने आपको बता दी, रिकॉर्ड डेट, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेट है, उस रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंतर्गत आपने सिक्योरिटी या शेयर परचेज कर लिए हैं, और उसको 9 महीने या 3 महीने, एज द केस में भी 9 महीने 3 महीने लेंगे आप सिक्योरिटी के केस में, और 9 महीने लेंगे विदिन इतने पीरियड तक आपने कर दिया, वो शेयर और सिक्योरिटी बेच दिए, तो बेच दिए, उसमें हुआ आपको लॉस। तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और सेटअप भी नहीं होगा। कितनी अमाउंट तक, डिविडेंड की अमाउंट तक, जितना आपको डिविडेंड लगा हुआ है, जो आपने एग्जेम्प्ट करवा लिया। बात समझ आ गई? इसको तो हमने क्या दिया, डिविडेंड स्ट्रिपिंग। अब आते हैं बोनस स्ट्रिपिंग। अच्छा, रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंतर्गत, जो रिकॉर्ड डेट है जब आपको बोनस डिक्लेयर होने वाले हैं, बोनस डिक्लेयर होने वाले हैं, इसके 3 मंथ के अंतर्गत आपने क्या करे, यूनिट परचेज कर लिया, विद 3 मंथ यूनिट परचेज करे। और 9 मंथ के अंतर्गत, 9 मंथ के अंतर्गत इनको क्या करा, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंतर्गत इनको बेच दिए। किसको बेच दिए, शेयरों को बेच दिया, शेयरों को बेच दिया। और जो रिकॉर्ड डेट है, इस पे डेट पर आपको क्या मिले, बोनस शेयर मिले हैं ओरिजिनल शेयर पर। आपने क्या करा, आपने शेयर बेच दिए, ओरिजिनल शेयर बेच दिए और आपने बोनस शेयर बेच दिए। लेकिन एक शेयर आपके पास में उस टाइम पर होल्ड रहना चाहिए, 1 शेयर होल्ड रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ, क्या करते समय, एट द टाइम ऑफ सेल करते समय एटलीस्ट एक बोनस शेयर रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो जितना भी आपको बोनस शेयर, जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपका लॉस हुआ है इन शेयरों को ट्रांसफर करते समय, बाकी जो लॉस हुआ वो क्या माना जाएगा, जो आपका शेयर रह गया, बोनस शेयर रह गया है, उसकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। गवर्नमेंट कह रही है चला के किसी बात करेंगे, हम आपको जेन्युइन ट्रांजेक्शन देंगे। सर बात समझ आ गई? सर बात समझ आ गई? मतलब बोनस स्ट्रिपिंग क्या है, आपको बोनस शेयर मिलने वाले हैं। इस बोनस शेयर के रिकॉर्ड डेट की 3 महीने के अंतर्गत और 9 महीने के अंतर्गत, मतलब ये तो आपकी परचेज की 3 महीने के अंतर्गत, और ये आपके सेल विद 9 मंथ आपने क्या कर दिया, इनको बेच दिया। ठीक है, तो बेचने से जो आपको लॉस हुआ है ना, लॉस है ना, वो किसकी कॉस्ट मान ली जाएगी, वो बोनस शेयर की कॉस्ट मानी। नॉर्मली वो बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है, निल होती है। निल क्या होती है, निल, क्योंकि आपने बदले में कुछ कंपनी को दिया नहीं, निल होती है। वैसे नॉर्मल तो निल होती है, लेकिन इस केस में जो लॉस होगा आपका, वो क्या मानोगे, वो किसकी कॉस्ट मानोगे,
जो आपके बोनस शेयर हैं, क्यों क्यों कब, कि तब जब एटलीस्ट एक शेयर आपका बोनस शेयर जो आपको मिला है वो आपके पास में एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए। सर बात समझ में आई या नहीं आई? दो मेजर कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर जो आपको बताने थे मुझे। बाकी नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते अकाउंट भी चेक के थ्रू। बात समझ में आ गई? वही है सब सिस्टम जो उसमें चल रहा है ना। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, ये अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विच इज हेल्ड फॉर भोपाल गैस विक्टिम एंड इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट अमाउंट एग्जम्प्ट है। बैंक इंटरेस्ट अर्न पीजीपीपी इनकम आ जाएगी। फैमिली पेंशन टू फैमिली मेंबर ऑफ ए आर्म फोर्स एग्जम्प्टेड है टू द होल चक्र, परम वीर चक्र है ना, अवार्ड गिवन इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। सेक्शन 58(2) पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टी, अगर आपने रिलेटेड पार्टी को एक्सेस पेमेंट कर दिया है, जितना आपको अलाउड होना चाहिए वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। नो एक्सपेंस कैन बी डेबिटेड फॉर अर्लियर कैजुअल इनकम, जो आपकी कैजुअल इनकम है उस पर जो आपको क्या हो रहा है इनकम हो रही है, वो आपकी क्या है, वो इनकम जो हो रही है उसमें से कोई भी एक्सपेंस कटेगी नहीं, वो आपका ग्रॉस अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। 59 इफ एक्सपेंस डिडक्टेड एंड लेटर ऑन अमाउंट recovered then taxable, if expenses debited and later on amount recovered from the taxable person, वो क्या होगी, वो आपकी एज में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। सर बात में आ गई। इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट इन आईएफएससी रिसीव बाय एनआर आफ्टर एग्जेम्प्टेड है, मैंने आपको उससे पहले बताया था ये वाला पॉइंट। ठीक है। ये आपकी कुछ एग्जाम्पल, ये आपका एक एग्जाम्पल है, वो दिक्कत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा किससे, आईसीआईसीएआई की बुक से, आईसीआई की बुक से क्या करवाऊंगा, आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। आप टेंशन ना ले, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगा। ओके बाय।